वेलकम टू द क्लास। और इस एपीआई टेस्टिंग कोर्स की सीरीज में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने देखा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से कि क्या होती हैं एपीआईज, क्यों जरूरी हैं और क्या इसका यूज है। तो आगे बढ़ते हैं इस सीरीज में और आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे प्रैक्टिकल टूल के बारे में जिसका आप यूज करते हैं अक्सर। अगर आप टेस्टिंग बैकग्राउंड से हैं या डेवलपर बैकग्राउंड से भी हैं तो इस टूल के बारे में तो जानते ही होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं पोस्टमैन के बारे में। पर मैं अक्सर इंटरव्यूज लेता हूं तो एक कॉमन चीज जो मैंने देखी है, जो टेस्टर्स बैकग्राउंड से हैं वो मिस्टेक करते हैं। जब भी उनसे पूछा जाता है कि व्हाट इज पोस्टमैन, तो उनके दिमाग में एक ही रेफरेंस आता है कि पोस्टमैन इज अ टेस्टिंग टूल, एपीआई टेस्टिंग टूल। बट ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पोस्टमैन है क्या। तो पोस्टमैन एक टूल है, ठीक है, जिसका यूज सिर्फ टेस्टिंग के लिए नहीं किया जाता है, एपीआईज को क्रिएट करने के लिए भी किया जाता है, एपीआईज को डॉक्यूमेंट करने के लिए, शेयर करने के लिए, कोलैबोरेट करने के लिए टीम में, और साथ साथ में एपीआई टेस्टिंग के लिए भी यूज होता है। तो पूरी एपीआई से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, उनको डॉक्यूमेंट करना, उनको क्रिएट करना, उनको डिबग करना, वो सारी चीजें हम पोस्टमैन के थ्रू कर सकते हैं। पर ज़्यादातर लोगों को एक कन्फ्यूज़न रहता है और वो इंटरव्यूज़ में ये गलती करते हैं। अक्सर इंटरव्यूज़ में मैंने ये गलतियाँ देखी हैं, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि पोस्टमैन एक्चुअल में है क्या। तो ये पहली वीडियो है, इसमें मैं आपको पोस्टमैन का लगभग सारा बेसिक बताऊंगा कि पोस्टमैन के जितने जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसके अंदर उसके अंदर हम चीज़ें कर सकते हैं। हर एक ऑप्शंस को मैं आपको बताऊंगा कि किसका क्या रोल है, क्या यूज़ है। उसके बाद इस कोर्स को और आगे बढ़ाएंगे डेप्थ में। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारे पोस्टमैन का इंटरफेस। मैंने पोस्टमैन सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया है और अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर लिया है। आप चाहें तो इसके वेब वर्जन को भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको सेम ऑप्शंस मिलेंगे। आपको बस करना होगा, जाना होगा वेबसाइट पे और लॉगिन करना पड़ेगा अपने अकाउंट से, तो आपको भी सेम ऑप्शंस मिलेंगे। चलिए देख लेते हैं क्या क्या डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हमारे यहाँ पे जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कलेक्शन का हम यूज़ करने वाले हैं जब हम कई सारी एपीआईज को कलेक्टिवली एक रखना चाहते हैं, किसी फोल्डर टाइप आप मान सकते हैं। पर एक्चुअल जो यूज़ है मैं आपको बताऊंगा। आप अभी ये जान सकते हैं, जैसे नेम से सजेस्ट हो रहा है कि कलेक्शन, तो हम कलेक्शन को रखते हैं यहाँ पे। और जो है यहाँ पर और भी ऑप्शन है। इन्वायरमेंट, तो कई बार हमारा सेम रिक्वेस्ट जो है अलग अलग इन्वायरमेंट पे रन करना होता है। उस इन्वायरमेंट के हिसाब से हमने बेस यूआरएल या और भी वेरिएबल्स चेंजेस करे होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बार बार आपको रीयूज करना हो अगर सेम कोड को, तो आप यहाँ पे डिफरेंट इन्वायरमेंट बना सकते हैं। जैसे सपोज करो सेम रिक्वेस्ट मुझे अगर डेव पे चलानी है तो मैं डेव इन्वायरमेंट यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा, और अगर मुझे सेम रिक्वेस्ट स्टेज पे चलानी है तो मैं स्टेज पे चलाऊँगा। और उसके अकॉर्डिंगली मैंने जो जैसे डेव पे मैंने ये बेस यूआरएल सेट कर रखा है, ऐसे ही स्टेजिंग पे मैं कुछ अपना बेस यूआरएल सेट कर सकता हूँ। तो ये इसका क्या एक्चुअल यूज़ है मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए आप ये समझ सकते हैं कि सेम रिक्वेस्ट को डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में रन करना है, तो डिफरेंट इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं हम यहाँ पे, और उस इन्वायरमेंट्स में हमें जो जो वेरिएबल्स यूज़ करने हैं वो डाल देते हैं। तो क्या होता है कि सेम रिक्वेस्ट को आप बस यहाँ पे इन्वायरमेंट चेंज करिए और उस इन्वायरमेंट में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मॉक सर्वर्स है हमारे पास एपीआईज को मॉक करने के लिए। जब बैकएंड्स हमारे पास पूरी तरह से अवेलेबल नहीं है तो मॉक कर सकते हैं, और ये काफ़ी यूज़फुल होता है जब हम एपीआई क्रिएट कर रहे होते हैं डेवलपर्स के लिए। और भी यहाँ पे ऑप्शंस हैं। ये ऑप्शंस आपको ज़्यादा यूज़ नहीं होने वाला है, हिस्ट्री वाला आप यूज़ करेंगे। कोई भी रिक्वेस्ट आप जब हिट करेंगे तो ये आपकी हिस्ट्री में सेव होता जाता है। जैसे मैंने कुछ रिक्वेस्ट अभी यूज़ करी थी तो ये यहाँ पे हिस्ट्री में है, तो बहुत यूज़फुल है। आप जितनी भी हिट करेंगे सारी आपकी हिस्ट्री में रिकॉर्डेड होती हैं। ये एक अच्छा फीचर मुझे लगता है इसके अंदर। और बात करें अगर ऊपर, तो वर्क स्पेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। जैसे यहाँ पे वर्क स्पेस, माई वर्क स्पेस और टीम वर्क स्पेस होता है। माई वर्क स्पेस जिसमें आप पर्सनली यूज़ करते हैं, टीम के साथ यूज़ करना चाहते हैं तो आप टीम वर्क स्पेस भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं अपनी इस टाइम जो हूँ वो अपने पर्सनल वर्क स्पेस में हूँ। क्या इसका एग्जैक्टली यूज़ है, ये आपको नेम से समझ में आ रहा है कि अगर आपको कोलैबोरेट होकर काम करना है, लोगों के साथ शेयरिंग में काम करना है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। एपीआई नेटवर्क्स में आपको डिफरेंट टाइप की एपीआईज मिल जाएंगी, जैसे प्राइवेट एपीआई नेटवर्क, पब्लिक एपीआई नेटवर्क्स। इसका ज़्यादा टेस्टिंग में अभी तो यूज़ नहीं होना है, तो मैं आपको इसके बारे में बाद में बताऊंगा। एक्सप्लोर करना है डिफरेंट जो एपीआईज अवेलेबल हैं, तो अराउंड द वर्ल्ड बहुत सारी एपीआईज हमें फ्री में अवेलेबल होती हैं, और कुछ ऑथ कीज क्या प्राइवेट एपीआईज भी हैं, थर्ड पार्टीज अलाउ करते हैं हमें, तो हम उनकी एपीआईज को यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं
यूट्यूब की कुछ APIs हैं ऐसे हैं, तो इन सबको आप अपने इसमें टेस्ट कर सकते हैं उसके कलेक्शन को इंपोर्ट करके। तो ये एक जो है पूरा नेटवर्क आपको देता है कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं डिफरेंट APIs को और देख सकते हैं कि कैसे आप अपने एप्लीकेशंस में उनका अगर यूज़ करना है तो आप उनको यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये एक्सप्लोर करने के लिए ये हमारा ऑप्शन है। यहाँ पे जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ये हमारी सेटिंग है और इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जो कि हम आगे टाइम देखेंगे, ठीक है। रिलीज नोट बनाने में लर्निंग सेंटर्स हैं, स्क्रैच पैड है, सपोर्ट सेंटर है। तो ये हमारा जैसे नॉर्मली होता है हर एप्लीकेशन में एक सेटिंग का सेक्शन वो है। यहाँ पे नोटिफिकेशंस आती हैं, यहाँ पे आपको अपना अकाउंट मैनेज करना हो तो आप अपने अकाउंट्स को मैनेज कर सकते हैं और भी अकाउंट अगर ऐड करना है पोस्टमैन में तो आप वो ऐड कर सकते हैं। अपग्रेड का प्लान अगर आप ज़्यादा ही कॉर्पोरेशन लेवल पे यूज़ कर रहे हैं पोस्टमैन का तो आप अपग्रेड प्लान कर सकते हैं जिसमें आप कई सारे टीम मेंबर्स एक कलेक्शंस पे काम कर सकते हैं। और अगर आपको जब छोटा मोटा यूज़ है तो आप अपना ये फ्री वर्जन यूज़ कर ही सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब मैं आपको एक हैंड्स ऑन एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि क्या है एग्जैक्टली। तो मैं सबसे पहले वर्क स्पेस सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे जाके और मैं एक रिक्वेस्ट क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। तो आप देख रहे हैं डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, HTTP रिक्वेस्ट, वेब सॉकेट रिक्वेस्ट, gRPC रिक्वेस्ट, कलेक्शन, इन्वायरमेंट, वर्क स्पेस, ठीक है। यहाँ पे भी आपको ऑप्शंस मिलेंगे। तो मैं इस टाइम एक HTTP रिक्वेस्ट क्रिएट करना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और आप जैसा कि देख ही पा रहे हैं कि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो गेट मेथड सेलेक्टेड आया है। किसी भी रिक्वेस्ट को हिट करने से पहले उसका मेथड सेलेक्ट करना होता है, किस टाइप का मेथड है। डिफरेंट मेथड्स आपको दिख रहे हैं, गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो जो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग यूज़ करते हैं वो गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, ये तो यूज़ करते ही हैं, ठीक है। ये मोस्ट प्रोबेबली यूज्ड है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। और भी अगर आपको ये सब भी जानना है तो अगर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं आपको ये सारी भी बताऊँगा। तो चलिए अभी मैं गेट पे काम करते हैं और यहाँ पे जब मेथड सेलेक्ट हो जाता है तो ये हमारा एंटर रिक्वेस्ट जो करना है आपको सर्वर पे उसका URL आपको डालना पड़ता है। तो URL सपोज करते हैं एक, ये मैं यहाँ पे जाता हूँ, एक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ये एक वेबसाइट है जहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं इसकी पब्लिक APIs को और अपने उसमें पोस्टमैन में प्रैक्टिस के लिए ले सकते हैं। नोट कर लीजिएगा इस वेबसाइट को और इसका आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी APIs अवेलेबल होती हैं यहाँ पे, गेट, पुट, पोस्ट सारी अवेलेबल है। तो सपोज करो मुझे गेट का करना है तो मैं एक गेट रिक्वेस्ट वाला देखता हूँ। तो देखिए सबसे पहले मुझे वहाँ पे जो URL डालना है वहाँ पे मुझे सबसे पहला पार्ट होता है URL का बेस URL। तो ये क्या है, बेस URL है। तो जो स्टार्टिंग में जो आपको वेबसाइट दिखता है लाइक https google.com requestresponse.in, ये हमारा URL है, इसको बेस URL बोलते हैं। अभी URL कंप्लीट नहीं हुआ है, अगर मैं हिट करूँगा तो अभी कुछ नहीं आएगा। तो उसके बाद आप देख रहे हैं कि हर एक API के साथ उसकी रिक्वेस्ट एंड पॉइंट दिया हुआ है, /API/unknown है। तो मैं यहाँ पे उसका एंड पॉइंट भी लिखूँगा। तो API/unknown, ठीक है। अब इसका URL जब देखेंगे ये क्या पूरा हो गया, ये रिक्वेस्ट बॉडी यहाँ तक ही है। रिस्पॉन्स में 200 कोड आना चाहिए और कुछ इस टाइप का रिस्पॉन्स आना चाहिए, ये दिया हुआ एग्जाम्पल में। तो हम इसको हिट करेंगे और इसमें कोई ऑथेंटिकेशन का अभी नहीं है तो हमें उसको बाद में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया। अब ये मेरा पूरा जो है वो है एंड पॉइंट, ठीक है, पूरा URL पाथ है। इसके अंदर छोटी जो चीज़ें हैं वो है जैसे कि ये हो गया मेरा बेस URL। उसके बाद जो स्टार्ट हुआ स्लैश करके, डबल स्लैश से जो स्टार्ट होता है, देखिए डबल स्लैश से जो स्टार्ट हुआ, ठीक है। आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है, जूम करके दिखाता हूँ। ये जो डबल स्लैश से स्टार्ट हुआ ये मेरा बेस URL है। उसके बाद सिंगल स्लैश के बाद जो चल रहा है ये सारे, ये मेरा एंड पॉइंट होगा, ठीक है। और अब मेरे पास एंड पॉइंट पे आ चुका हूँ तो मैं हिट कर सकता हूँ। चलिए मैं, ठीक है, अब मैं हिट करता हूँ, ये देखिए। तो ये मेरा नीचे रिस्पॉन्स आने लग गया। स्टेटस कोड देखिए यहाँ पे 200 आना चाहिए था, 200 सीरीज जो होती है वो सक्सेस होती है, यानी कोई एरर नहीं आया है। और यहाँ पे मेरे रिस्पॉन्स में जेसन में आ गया है। और भी अंडरस्टैंड करते हैं कि चीज़ों को, यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस और भी अवेलेबल हैं। पैरम्स, अगर मुझे कुछ पैरामीटर्स पास करना है तो मैं अभी जो मेरे पास रिस्पॉन्स आ रहा है वो सबका ही रिस्पॉन्स आ रहा है, देख रहे हैं।
अगर मुझे इसमें स्पेसिफिक जाना है कि मुझे ID इज इक्वल टू 1 चेक करना था, तो मैंने क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है, और क्वेश्चन मार्क के बाद स्टार्ट होता है आपका क्वेरी पैरामीटर। तो ID इक्वल टू 1 अगर मैं लिखता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे पैराम्स के अंदर ID इक्वल टू 1 आ गया। आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं या फिर सीधा URL में भी चेंज कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको हिट करता हूँ तो आप देखेंगे सिर्फ इस बार डेटा में जो है वो सिर्फ ID 1 का आया है, बाकी सारी डिटेल्स नहीं आई, बाकी की डिटेल्स नहीं आई ID की। तो एक स्पेसिफिक होना, किसी एक रिक्वेस्ट में स्पेसिफिक होने के लिए हम क्वेरी पैरामीटर्स को यूज़ करते हैं, डेटा को और भी ज़्यादा स्पेसिफिक होके सर्च करना, गेट करना। तो जो ये गेट मेथड हमने यूज़ किया है, ये हम क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, रिट्रीव कर रहे हैं। तो पैरम का यूज़ आपने समझा, पैरम का यूज़ यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाल के और उसके बाद ID इक्वल टू 1 जो भी है, यहाँ पे आप कीज़ और वैल्यूज़ लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं कीज़ और वैल्यू, और वो कीज़ और वैल्यू यहाँ पे भी लिख सकते हैं। सपोज करिए मोर देन 1 पैरामीटर्स हैं, तो आप उसको एंड, ठीक है, और नेम इज इक्वल टू संतोष, ऐसा कुछ करते हैं। तो 2 पैरामीटर यहाँ पे हमने यूज़ किया। देखो जैसे जैसे आप इसमें पैरामीटर्स ऐड करेंगे यहाँ पे वो ऐड होता जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें ऐड करते जा रहे हैं, ये हमारे पैरामीटर्स हैं। यहाँ पे ऑथराइजेशन फील्ड होती है, और ऑथराइजेशन में डिफरेंट टाइप के ऑथ्स अवेलेबल हैं। देखिए आपकी APIs सारी APIs पब्लिक नहीं होती हैं, तो ऑथेंटिकेट करने के लिए यूज़र को डिफरेंट टाइप के ऑथ मैकेनिज्म हमारे पास हैं, उसका हम यूज़ करते हैं। कभी बियरर टोकन्स यूज़ कर सकते हैं, कभी ऑथ 1.1, 1.0, 1.2.0 ये हम यूज़ कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप के ऑथ्स हैं, इसका सेक्शन में आपको बताऊंगा, तब समझ में आएगा। अगर हम नेक्स्ट बात करें हेडर्स की, तो हेडर्स क्या हैं, जैसे कि मुझे अपने पोस्टमैन से रिक्वेस्ट भेजनी है सर्वर पे, तो सर्वर तक जो जा रही है इन्फॉर्मेशन, एक तो पेलोड हो गया जो आपको भेजना था और जो रिट्रीव करना था, लेकिन उसके साथ में उसकी कुछ मेटा डेटा भी होता है। मेटा डेटा क्या है, जैसे मुझे किसी को लेटर लिखना है, तो मैंने लेटर लिखा और लेटर को सेंड कर दिया। अब लेटर के ऊपर कुछ मैं और भी चीज़ें एक्स्ट्रा में लिखता हूँ ना, कि किस एड्रेस पर पहुँचाना है, उसका नाम क्या है, उसका फ़ोन नंबर क्या है। तो मेटा डेटा उसका एक्चुअल इन्फॉर्मेशन से कोई काम नहीं है, लेकिन हाँ वो वहाँ तक पहुँचने के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसे ही हमारे पास हेडर्स होते हैं जो मेटा डेटा होती हैं, जो ट्रैवल करने के दौरान, यानी ट्रैवल मीन्स जब ट्रांसफ़र हो रही होती हैं, तो उस टाइम पे चाहिए, सर्वर को भी चाहिए और क्लाइंट को भी चाहिए। जैसे इसमें आपने देखा होगा कि ये सब जो चीज़ें हैं जो आपको हेडर्स में दिख रही हैं, ये रिक्वायर्ड होती हैं मेटा डाटा के तौर पे। मैं आपको डिटेल में एक हेडर्स के ऊपर बताऊंगा, तो आपको समझ में आएगा कि इसमें कंटेंट टाइप, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो उसमें हम लोग सीखेंगे एनकोडिंग टेक्निक्स कौन सी होती हैं, लैंग्वेज कौन सा है, इसमें अलग अलग टाइप के हमारे कैश कंट्रोल वगैरह भी होते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के हेडर्स हैं जो कि मेटा डेटा के लिए यूज़ होते हैं। बॉडी, अब ये गेट रिक्वेस्ट है तो इसमें बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। बॉडी सेक्शन होता है जब हमें कंटेंट कुछ क्रिएट करना है, अपडेट करना है, तो ज़रूरत होती है। प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट, मैंने बताया आपको कि यहाँ पे हम कुछ जो है अपने स्क्रिप्ट्स वगैरह भी लिख सकते हैं। ये एग्जीक्यूट होने से पहले प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट से टेस्ट केसेस लिखने हैं आपको अपने ऑटोमेटेड वाले, तो वो भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। और बने हुए स्निपेट्स होते हैं जिसका यूज़ करके हम इजीली लिख सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा सारी चीज़ें यहाँ। तो ये कुछ ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स लिख सकते हैं अपने रिस्पॉन्सेज को वैलिडेट करने के लिए। तो यहाँ पे तो ये डिफरेंट यहाँ पे सर्टिफिकेशंस वगैरह हैं, ये ज़्यादा अभी यूज़ नहीं होने वाला है, आगे जब यूज़ होगा तो मैं आपको बताऊंगा। अब बात करते हैं नीचे रिस्पॉन्स की। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे रिस्पॉन्स आ रहा है। तो रिस्पॉन्स ये जो आपका भी जेसन फॉर्मेट में आपको दिख रहा है, इसको आप डिफरेंट फॉर्मेट में देख सकते हैं, रॉ, प्रीव्यू, ठीक है, विजुअलाइज। तो ये हमारे पास ये है जेसन फॉर्मेट में रिस्पॉन्स आ रहा है। रिस्पॉन्स में कैसा होना चाहिए था, उसको और वैलिडेट कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। अभी रिस्पॉन्स ही आ रहा है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्टेटस कोड आपका 200 ओके है, इट्स मीन दैट इट इज़ सक्सेसफुली है और इसमें कोई एरर नहीं है। अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे एरर कोड्स की बात करेंगे, तो मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा कितना टाइम लगा सर्वर को और कितने साइज का डेटा ये आया है हमारे पास। ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। रिस्पॉन्स में भी हेडर है, सर्वर से भी हेडर आया है, ठीक है। कुकीज़ आती हैं, अगर इसमें नहीं है इसलिए नहीं आया कुछ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं कि रिस्पॉन्स में क्या क्या चीज़ें आई हैं। तो बेसिक यही है अभी। और देखिए मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट इन्वायरमेंट्स हैं। तो जैसे मुझे अभी डेव इन्वायरमेंट में रन करना है, तो मैं डेव इन्वायरमेंट सेलेक्ट किया और इसमें ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि बेस URL मेरा ये है। तो अब मैं इस
को लिखने के बजाय बेस यूआरएल लिखता हूँ तो भी मेरा रिस्पॉन्स, जैसे अभी जो रिस्पॉन्स आ रहा है, अगर मैं अभी देखूँ जो रिस्पॉन्स अभी आ रहा है मेरा, वही रिस्पॉन्स अगर मैं इस पार्ट को हटा देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ बेस यूआरएल, ठीक है, और यहाँ पे इन्वायरमेंट सेलेक्ट कर देता हूँ डेव, देखिए हो गया, समझ में आ गया उसको कि हाँ बेस यूआरएल का मतलब ये है, तब भी सेम ही रिस्पॉन्स आएगा। तो ये मेरा यूज़ है। और भी डिफरेंट चीज़ों को मैं बताऊँगा। यहाँ पे न्यू रिक्वेस्ट था, इंपोर्ट भी करना है आपको कहीं से कर्ल, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा आने वाले टाइम में। आप इंपोर्ट कर सकते हैं अपने कर्ल को यहाँ पेस्ट करके, तो वो भी हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो अगर आपके हाँ कर्ल वर्ड के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो बेसिक मैंने आपको बताया कि कैसे एक रिक्वेस्ट आप सेंड कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो चलिए, वीडियो अच्छी लग रही हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है।